गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूर्य उदय सर आज प्रेजेंट हुआ हूँ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स के साथ। तो शुरू करते हैं। देखना, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इसे हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटी। एंड दूसरी है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सर, हमने तो फिजिकल क्वांटिटी 9th-10th क्लास में पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर दो तरह के होते हैं। तो वो जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटी का, वो कंटेंट के बेसिस पे है। कंटेंट के बेसिस का मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो कहलाएगी रेशो। अगर फिजिकल क्वांटिटी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू और स्टैंडर्ड यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस स्टैंडर्ड यूनिट कलेक्टिवली कहलाता है मैग्नीट्यूड। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो कहलाएगी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अगर फिजिकल क्वांटिटी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू, स्टैंडर्ड यूनिट और साथ में डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन के साथ साथ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के रूल को फॉलो करे, तो वैसी क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये है कंटेंट के बेसिस पे। किसी के पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, किसी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस स्टैंडर्ड यूनिट है, किसी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस स्टैंडर्ड यूनिट प्लस डायरेक्शन है। तो ये कंटेंट के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन है। आज जो हम पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन, वो ओरिजिनेशन के बेसिस पे है कि उसका ओरिजिन क्या है, वो जन्म कैसे लिया है। उसका जन्म किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से हुआ है, क्या उसका कोई माँ बाप है, या फिर वो खुद से बना हुआ है, उसने बाकी सृष्टि को यानी बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी को जन्म दिया है। तो देखना, हम लोग ओरिजिनेशन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किए हैं। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका दूसरा नाम क्या है, बेस क्वांटिटी। पहली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी, और दूसरी है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अब सवाल उठता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो हम लोग चलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो सुनना। वैसी क्वांटिटी जो दुनिया में
खुद के अलावे किसी पे डिपेंड नहीं करे, यानी उसके जन्म के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की कोई जरूरत नहीं हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, दुनिया के बाकी सारी क्वांटिटीज से ये इंडिपेंडेंट होती है। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पहला क्राइटेरिया क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, पहली क्राइटेरिया। अब दूसरी क्राइटेरिया क्या है? तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज कई होंगे फंडामेंटल, तो हाँ कई हैं। अब दूसरा क्राइटेरिया सुनना, अगर बाकी फंडामेंटल को छोड़ के बाकी फिजिकल क्वांटिटी को बनाने का हम प्रोसेस अप्लाई करें तो वो सारी क्वांटिटी जो है वो इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिलाने से बनती है। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि दुनिया के ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेप्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऑल डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी बाकी दुनिया की सारी क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाई जा सकती है। तो पहला क्राइटेरिया फंडामेंटल जो है इंडिपेंडेंट होगा बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी से। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी दुनिया की बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना सकते हैं। तो यहां दूसरी क्राइटेरिया है ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी expressed in terms of फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दुनिया की बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसके टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में। यानी बाकी सब को हम फंडामेंटल से बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, मैं आपको कहूं कि किचन में बहुत सारे खाना आपको बनाना है, फंडामेंटल क्या क्या चाहिए, यानी कौन कौन सी चीज आपको चाहिए जो फंडामेंटल है, अगर उनको ला दें तो बाकी सारी क्वांटिटी आप बना देंगे, सारे के सारे डिशेस जो हैं आप तैयार कर लेंगे। तो आप सारे मसालों के नाम बता देंगे, नमक का नाम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और मिल्क प्रोडक्ट हैं या बाकी जो फंडामेंटल चीजें हैं उनको आप कहेंगे कि ये जो है वो बेस क्वांटिटी है। अब वो सारे जब आ गए तो उनको मिला मिला करके और बाकी बहुत सारी चीजें आप बनाते जाएंगे, कभी चिकन कढ़ाई, कभी चिकन कड़ी, कभी पनीर मसाला, कभी बटर मसाला, कभी शाही पनीर, तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स डिशेस बनाते रहेंगे। तो 100-200 फंडामेंटल जो रॉ मटेरियल हैं वो 100-200 होंगे, उनको आप कहेंगे बेस क्वांटिटी फिजिक्स में। और बाकी दुनिया के सारे डिशेस जो हैं वो उन्हीं से बनाए जाते हैं, तो वो सारे के सारे डिशेस जो हैं वो क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहां पे अब आपको किचन में तो बहुत सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, जितनी सारी उपजाए जाते हैं, ठीक है। ढेर सारे तरह के ऑयल्स प्रोडक्ट हैं, घी है, मिल्क प्रोडक्ट है। तो जो बेस क्वांटिटी है किचन के लिए वो तो ये बहुत सारे हो जाएंगे, पर फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। शुरू में साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटर ने कहा कि 7 क्वांटिटी को मिला के दुनिया की सारी क्वांटिटी बनाई जा सकती है। सबने स्वीकार कर लिया उस समय 1971 में, ठीक है भाई। बाद में बहुत सारे ऐसे फ्लक्स वगैरह आने लगा,
ठीक है। क्वांटिटी जिनका एक्सप्लेनेशन यानी जिनको एक्सप्रेस इन 7 के टर्म में नहीं किया जा सकता था, तो फिर से सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया गया कि ये भी जो है वो क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो 2 सप्लीमेंट्री, जैसे 10th में अगर आप फेल कर जाते हैं तो सप्लीमेंट्री आता है, तो वैसे ही शुरू में सबने कहा कि इन 7 को मिला के सबको बनाया जा सकता है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट फेल हो गया, तो अब सप्लीमेंट्री देना पड़ा। तो 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो कि बाकी जो नए इन्वेंटेड डेराइव्ड क्वांटिटीज थे, फिजिकल क्वांटिटी थे, उनको बनाने के लिए यूज होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है और उनके यूनिट्स क्या हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। यूनिट को सिंबलाइज कैसे करेंगे ये भी हम पढ़ेंगे। तो देखना यहाँ पे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट होते हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। तो यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज are called fundamental units, are called fundamental units। तो यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसी तरह से डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को क्या कहेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स। क्लियर। अब हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम, उनके यूनिट क्या हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट्स के नाम, और इन यूनिट्स को सिंबलाइज कैसे करते हैं, क्या सिंबल देते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे। तो देखना, मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूं, सारी चीजें लकड़ी वगैरह ले लेते हैं, कील वगैरह, फेविकॉल, और क्या बना देते हैं, टेबल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनके फंडामेंटल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, फंडामेंटल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, फंडामेंटल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, और इस यूनिट का सिंबल, यूनिट का क्या, सिंबल। तो पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है लेंथ। क्या है, लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। अब मीटर METER या METRE, ये सवाल बहुत ही लाजवाब है। तो ज्यादातर बच्चे बोलते हैं METER, मैं कहता हूं METRE। दोनों में अंतर क्या है, दोनों तो मीटर ही है। तो यहां देखना, METER जो है, METER जो है, ये यूनिट नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है। जैसे आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सारे यूनिट्स को हम कहते हैं, इनके लास्ट में मीटर वर्ड लगा रहता है। वोल्ट मीटर, METER। अब कहेंगे कि अगर सिर्फ मीटर है METER, तो कपड़े मापने के लिए, कपड़े को मेजर करने के लिए 1 मीटर का जो रॉड रहता है, उस मीटर रॉड को कहते हैं मीटर। क्या कहते हैं, मीटर। तो METER वाला मीटर जो है वो यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है, तो ये है क्या, ये है इंस्ट्रूमेंट। क्या है, इंस्ट्रूमेंट, ये है इंस्ट्रूमेंट। तो सही क्या है, तो सही है METRE। मीटर जो है वो SI यूनिट है लेंथ का, और यहां पे सारे के सारे लेटर्स जो होंगे वो स्मॉल होंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर एक से ज्यादा वर्ड लिखा जाए तो सारे के सारे लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। अब कहेंगे कि सिंबल में कैपिटल M डालें कि स्मॉल m, तो सिंबल होगा स्मॉल m। सिंबल क्या होगा, स्मॉल m। लेंथ के बाद दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास।
दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास। मास का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है? किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। अब सवाल है कि किलोग्राम में के कैपिटल होगा या स्मॉल, तो हम कहेंगे फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल, अभी बताए हैं रूल। अब यहां देखना कैपिटल के और स्मॉल के में डिफरेंस। अगर कैपिटल के लिखना होगा तो यहां बीच से ऊपर यहां तक और यहां तक लाइन आएगी, लेकिन अगर स्मॉल के लिखना है तो यहां से यहां तक लिखी जाएगी ऐसे, यानी हाफ तक ही ये दोनों लाइन ऐसे जाएंगे। किलोग्राम, किलोग्राम। अब सिंबलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे? स्मॉल के स्मॉल जी, कैपिटल के यहां नहीं होता है, स्मॉल के स्मॉल जी। उसके बाद थर्ड, लेंथ मास के बाद है टाइम। लेंथ और मास के बाद क्या है? टाइम। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, SECOND। यहां SECOUND नहीं होता है, ध्यान रखना, SECOND। और ये सारे लेटर्स स्मॉल होंगे और यहां सिंबल भी क्या होगा? स्मॉल होगा। लेंथ, मास, टाइम। अगला फोर्थ वन है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है? आप कहेंगे एम्पियर। मैं कहूंगा कि एम्पियर तो साइंटिस्ट का नाम है, नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो यहां कैपिटल ए से एम्पियर लिखना शुरू करूं या स्मॉल ए से? तो सुनना, जब किसी भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटर का नाम यूनिट के तौर पे लिखा जाए तो सारे के सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं, यानी जब फुल नेम लिखेंगे तो सारे लेटर्स क्या होंगे? स्मॉल होंगे। यानी यहां पे ए छोटी होगी, AMPERE। अब यहां सिंबल स्मॉल ए लिखूं या कैपिटल ए? तो सुनना, जब भी साइंटिस्ट या एक्सपेरिमेंटर का नाम किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बन के आए और सिंगल लेटर से यहां सिंबलाइज किया जाए, सिंगल लेटर से, डबल ट्रिपल नहीं, सिंगल लेटर से सिंबलाइज किया जाए, तो ये सिंबल कैपिटल लेटर होता है, यानी एम्पियर के करस्पॉन्डिंग यहां कैपिटल ए लिखा जाएगा। यही अगर ए की जगह AM रहता, एम्पियर का सिंबल, तो दोनों लेटर्स स्मॉल होते, ए और एम दोनों स्मॉल होते। देखना, फिफ्थ, इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपका है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान। तापमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? थर्मोमीटर में तो फ़ारेनहाइट लिखा रहता है, लेकिन ऐसा यूनिट होता है क्या? सेल्सियस? बिल्कुल नहीं, तो केल्विन। तो यहां देखना, केल्विन भी साइंटिस्ट भी थे और एक्सपेरिमेंटर भी थे, तो केल्विन भी नाम है, तो यहां पे सारे लेटर्स क्या होंगे? स्मॉल, यानी KELVIN, केल्विन। सिंबलाइज करेंगे कैपिटल के से। क्लियर? वो रूप तो बता चुके, आगे चलते हैं। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट आते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं पर सॉलिड एंगल पर सेकेंड, ये चीज ल्यूमिनस इंटेंसिटी का काउंट देता है। तो जिस चीज से, अभी बस इतना समझो कि जिस चीज से जितनी ज्यादा लाइट आ रही है, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, और ये भी क्या है? साइंटिस्ट का नाम।
तो सारे लेटर्स यहां स्मॉल होंगे, CANDELA। अब यहां देखना आगे, यहां सिंबलाइज सिंगल लेटर से नहीं बल्कि डबल लेटर से किया जाता है। तो डबल लेटर से सिंबलाइज किया जाता है तो स्टार्टिंग के एक लेटर और एक लेटर मिड का लिया जाता है, C और D। जब एक से ज्यादा लेटर से सिंबलाइज किया जाए, भले ही वो किसी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटर का नाम ही क्यों ना हो, तो वैसे कंडीशन में दोनों के दोनों लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो यहां कैंडेला CD, दोनों लेटर्स क्या होंगे, स्मॉल होंगे। अब सेवेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जनरली लोग अमाउंट का मतलब सिर्फ मास समझते हैं। अरे मास का तो यूनिट हमने किलोग्राम लिख ही दिया है। तो सर मास और अमाउंट में क्या फर्क है? सब्सटेंस मतलब पदार्थ जिसे हम तौलते हैं, मापते हैं। तो फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक नया चीज लिखने की क्या जरूरत है? तो सुनना, जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मेजरमेंट करते हैं तो वहां मास भी मेजर करते हैं और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मेजर करते हैं। तो नंबर ऑफ अमाउंट वर्ड वहां जो होता है वो पार्टिकल के काउंट को भी रिप्रेजेंट करता है और टोटल पार्टिकल के मास को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कंडीशन में अमाउंट को मेजर करने के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं जिसे कहते हैं मोल। मोल जो है वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स की संख्या को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी भी सब्सटेंस का एक मोल का मतलब उस सब्सटेंस का 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज। अब अलग अलग सब्सटेंस के इतने फिक्स एंटिटीज का मास अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा। अगर हाथी लेंगे तो बहुत ज्यादा, चींटी लेंगे तो बहुत ही कम। तो एक मोल चींटी और एक मोल हाथी का मास बहुत ही अलग होगा, लेकिन एक मोल में दोनों की संख्या एग्जैक्टली इक्वल होगी। तो यहां पे अमाउंट जो वर्ड है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो वर्ड है, वो दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, मास को भी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एंटिटी को भी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक मोल में फिक्स होते हैं जबकि मास अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, MOLE। ये छुछुंदर वाला मोल नहीं है, MOLE। और इसका सिंबल होता है MOL। यहां लोग MOL लिखने के बाद डॉट लगा देते हैं, डॉट नहीं लगाना है, MOL लिखना है। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दिए गए थे 1971 में और कहा गया कि इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मिला के दुनिया के सारे अदर फिजिकल क्वांटिटीज को बना लिया जाएगा। बट बाद में फ्लक्स वर्ड का यूज हुआ फिजिक्स में। जो एनर्जी लिंक होता है, एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस एनर्जी को न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, यानी उसकी वैल्यू कितनी है इस चीज को समझने के लिए फ्लक्स का यूज किया गया। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आया और वहां से सर्कुलर मोशन, रोटेशन, फ्रीक्वेंसी, इन सारे चीजों को समझने के लिए प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो 1971 से पहले इन सारी चीजों को अलग फिजिकल क्वांटिटी से नहीं समझा जाता था, इन्हीं साथ से। तो कॉन्सेप्ट काफी लेंदी हो जाता था। तो नए जो आए फिजिकल क्वांटिटीज, उनको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, नए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को भी यहां पे इंसर्ट किया गया। 1971 के बाद की ये घटना है। और दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दिया गया। तो वो 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन से हैं?
उनके सिंबल क्या हैं, उनके यूनिट्स क्या हैं, उनके सिंबल क्या हैं, सब चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखना, अब है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके यूनिट कहलाते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स, और ये भी एसआई सिस्टम में है, तो यहां पे लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि हमारे सिलेबस में डिफरेंट हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने हैं। जो स्टार्टिंग में कौन कौन से सिस्टम्स थे, दुनिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग सिस्टम फॉलो किया जाता था, उन सब की जानकारी लेना है। इसलिए मैं अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वर्ड का यूज कर रहा हूँ। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। अब इन यूनिट का सिंबल क्या होगा, इन यूनिट्स का सिंबल क्या होगा, तो यहां देखना, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दो हैं। पहला प्लेन एंगल, इसके बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं, प्लेन एंगल के बारे में। 5th 6th क्लास से जो भी एंगल के बारे में, जो भी एंगल हम पेपर पे बनाते हैं, जो भी पढ़ते आए हैं, सब प्लेन एंगल थे, जिनको हम बोलचाल की भाषा में एंगल बोलते आए हैं। तो पहला है प्लेन एंगल, जहां भी दो रे, एक लाइन एक रे, या एक लाइन सेगमेंट आपस में मीट करे या इंटरसेक्ट करे, तो उनके बीच जो इंक्लिनेशन प्रोड्यूस होता है, जो झुकाव पैदा होता है, उसे कहते हैं प्लेन एंगल। चाहे इंटरसेक्शन हो या मीटिंग हो किसी पॉइंट पे, तो दो रेज या एक लाइन सेगमेंट, दूसरी लाइन सेगमेंट, दो जहां मिलती है या इंटरसेक्ट करती है, वहां उनके बीच जो इंक्लिनेशन प्रोड्यूस होता है, जो झुकाव पैदा होता है, उसे कहते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। डिग्री जो पढ़ते आ रहे हैं ना, वो हेक्साडेसिमल सिस्टम है, वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है। तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 220 डिग्री, ये सब जो पढ़ते आ रहे हैं डिग्री, वो हेक्साडेसिमल सिस्टम है। 1970 के बाद दूसरे सिस्टम का भी यूनिट यूज कर लिया जाता है थोड़ा, लेकिन हर फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट याद रहना जरूरी है। तो याद देखना, प्लेन एंगल का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है रेडियन। स्मॉल आर से शुरू करते हैं, RADIAN, रेडियन, और सिंबल होता है RAD। देखना, आईसीएसई बोर्ड के किताब में यहां RD लिख दिया है सिंबल में, RD, आईसीएसई 10th क्लास की बुक में, वो गलत है, RAD होता है। बाय मिस्टेक हो गया होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, या कोई पब्लिकेशन गलत भी छाप देता है, तो वो मिस्टेक है। RAD होता है रेडियन का सिंबल। और दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे, फ्लक्स पढ़ने से पहले, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा सॉलिड एंगल क्या है, 3 डायमेंशन में कैसे बनता है, एरिया के द्वारा बनाया जाता है किसी पॉइंट पे, ठीक है, कितना उसका वैल्यू होता है, क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन हम दे पाते हैं, इन सारी चीजों को 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां भी थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूंगा अगली 1-2 क्लास में, बट एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा वहीं पे।
तो यहां पे देखना, प्लेन एंगल के बाद है दूसरा सॉलिड एंगल। दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन। यहां पे सिंबल होता है छोटी एस छोटी आर, एस आर। क्या होता है? अस्टेरेडियन, एस आर। क्लियर? इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या शुरू करते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखना, 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल, ये 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, बेस क्वांटिटी है। उनको छोड़ के दुनिया में जितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 2 को छोड़ के, वो सबके सब क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और वो सबके सब किससे बनाए गए हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। किससे बनाए गए हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। तो बनाए कैसे जाते हैं वो भी यहां सीखेंगे। 2 या 2 से ज्यादा सेम टाइप या डिफरेंट टाइप के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सुटेबल पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बन जाती है क्या? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखना, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज अदर देन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 9 है, उनको छोड़ के बाकी दुनिया में जितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सबके सब क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सबके सब क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखना अगला पॉइंट, द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर फॉर्म बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सुटेबल एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 or more like or unlike fundamental physical quantity। तो सेम टाइप का या डिफरेंट टाइप का, लाइक और अनलाइक। लाइक फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं जिनके यूनिट सेम होते हैं। अनलाइक फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं जिनके यूनिट्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो 2 लाइक फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। 2 अनलाइक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सुटेबल पावर को भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी जो बन के आती है वो कहलाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, हम पहला एग्जाम्पल लिए हैं एरिया का। मान लो ये एक रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। इसकी लेंथ है L मीटर और ब्रेथ है B मीटर। लेंथ L मीटर और ब्रेथ B मीटर। ये है प्लेन एरिया, जिसको एरिया भी कहते हैं। अभी वेक्टर एरिया के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अभी एरिया के मैग्नीट्यूड यानी एरिया को स्केलर मान के पढ़ेंगे। तो अगर हम कहेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है, तो आप कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का यूनिट मीटर और ब्रेथ का यूनिट भी मीटर। ये बताओ कि लेंथ और ब्रेथ लाइक फिजिकल क्वांटिटी है या अनलाइक? आप कहेंगे लाइक। क्यों? क्योंकि दोनों के यूनिट मीटर ही है, तो सेम यूनिट वाले फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं लाइक फिजिकल क्वांटिटी।
तो लेंथ L मीटर और ब्रेथ भी B मीटर। तो यहां हो गया एरिया LB मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है वो लेंथ के पावर 1 और ब्रेथ के पावर 1 के, यानी दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ और ब्रेथ। ब्रेथ भी तो एक लेंथ है और हम जानते हैं कि लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो लेंथ इंटू लेंथ, दो लाइक फिजिकल क्वांटिटी के सुटेबल पावर के मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी बनती है वही तो कहलाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी ये दोनों जो थे वो क्या थे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या थे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और इनके डिफरेंट पावर के सुटेबल मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी बन के आई है वो क्या कहलाएगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाएगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब उसी तरह से हम दूसरा जामफल लेते हैं। दूसरा जामफल हम लेते हैं स्पीड। स्पीड, मान लो एक पार्टिकल जो है यहां से चलना शुरू करती है और टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड में वो डिस्टेंस इज इक्वल टू d मीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू d मीटर ट्रेवल करती है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर। फंडामेंटल है क्या? मीटर तो फंडामेंटल यूनिट है किसका? लेंथ का। इसका मतलब डिस्टेंस भी क्या है? लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। इसको किस में मेजर करते हैं? मीटर में। यानी ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आगे आते हैं टाइम। क्या टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी? आप कहेंगे कि हाँ। और हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है d, तो यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी? यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड d बाई टी। यूनिट टाइम में पार्टिकल जितना डिस्टेंस कवर करती है वही तो कहलाता है स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बेटा टाइम। डिस्टेंस बेटा टाइम। डिस्टेंस बेटा टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। देखना, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस जिसका पावर 1। अब आपने तो सर कहा था कि सुटेबल मल्टीप्लिकेशन से बनता है, यहां तो डिवीजन है, तो डिवीजन भी एक मल्टीप्लिकेशन है। कैसे? वो देखना। मैं लिखता हूं डिस्टेंस का पावर 1 और यहां टाइम, टाइम नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1। देखना, डिस्टेंस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये लेंथ है, और ये टाइम है, ये भी फंडामेंटल। दोनों का सुटेबल पावर है और इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसी क्वांटिटी बन जाएगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पे देखना, डिस्टेंस और टाइम दोनों के दोनों जो हैं वो हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और इनके सुटेबल एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन से जो बन के फिजिकल क्वांटिटी आई है वो क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? चलिए आते हैं तीसरा जामफल। तीसरा जामफल आप देखना, तीसरा जामफल लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। देखना, ये एक वायर है, मान लो यहां पे बल्ब लगी हुई है ऐसे, हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया इस तरह से बैटरी से। अब यहां से क्या होगा?
बैटरी क्या करती है? बैटरी करती है इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमाते रहती है। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और घूम करके पॉजिटिव टर्मिनल पे आके इन कर जाता है। हम कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज वाला सेम पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल फ्लो कर रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में मानते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और आके एंटर कर जाती है किसमें? नेगेटिव टर्मिनल में। मान लो हम यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन पे बैठ गए, ऐसे वायर के क्रॉस सेक्शन पे, और टी टाइम तक ऑब्जर्व करते रहे। मान लो टी टाइम में यहां से चार्ज का, इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज का चार्ज का जो फ्लो होता है वो होता है Q। क्लियर? चार्ज का फ्लो कितना होता है? Q कूलम। अब देखना, टी टाइम में चार्ज का फ्लो होता है Q कूलम, तो यूनिट टाइम में कितना? Q बेटा T। और यूनिट टाइम में चार्ज का जितना फ्लो होता है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। और इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। यहां देखना, अब हम यहां से चार्ज का वैल्यू निकालते हैं, चार्ज फ्लोन का वैल्यू निकालते हैं। तो चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो चार्ज फ्लोन का वैल्यू कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का पावर 1, टाइम का पावर 1, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। क्या इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है? अभी हमने पढ़ा था कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो ये हो गई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या टाइम फंडामेंटल है? बिल्कुल है, उस 9 में से एक है टाइम, अभी लिस्ट हमने देखा है। तो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सुटेबल पावर के मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी बनती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज Q इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक करंट I इंटू टी। इसका यूनिट एम्पियर और इसका यूनिट सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को चार्ज का आविष्कार किया था किसने? कूलॉम ने। तो उसके सम्मान में एम्पियर सेकेंड को कहा जाता है कूलॉम, और सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल C से। किससे सिंबलाइज किया जाता है? कैपिटल C से। आगे चलते हैं। यहां पर तो हमने 3 एग्जाम्पल जो देखे, 3 एग्जाम्पल जो हमने देखा, उन सब में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सुटेबल पावर का मल्टीप्लिकेशन हुआ है आपस में। अब हम लोग एक सप्लीमेंट्री फंडामेंटल वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए आगे चलता हूं। फोर्थ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। देखना, ये सर्कुलर पाथ है, ये इसकी रेडियस है। मान लो एक पार्टिकल यहां से चलना शुरू करती है ऐसे, और टी टाइम में ये यहां से चल के यहां पहुंच जाती है। टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस जो है वो घूम के यहां चली आएगी ऐसे। ये रेडियस घूम के चली आई यहां। तो ये रेडियस कितना एंगल सस्टेंड की यहां पे सेंटर पे? मैं मानता हूं थीटा। कितना एंगल? थीटा। और ये जो थीटा है ये प्लेन एंगल है। थीटा क्या है? प्लेन एंगल।
तो प्लेन एंगल थीटा, मान लेता हूं कि ये कितना है, थीटा रेडियन। प्लेन एंगल इज इक्वल टू कितना, थीटा रेडियन। क्लियर? तो अब देखना, जैसे लीनियर मोशन में डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम होता है लीनियर स्पीड, उसी तरह से एंगुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब है कि एक सेकंड में जितना एंगल ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ के सेंटर पे सस्टेंड कर देगी, वही एंगल कहलाएगी इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां देखना, टी टाइम में कितने एंगल से घूमती है, थीटा से, तो यूनिट टाइम में थीटा बेटा टी। यूनिट टाइम में पार्टिकल जितने एंगल से घूम जाएगी वही कहलाएगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से चौथी क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लेन एंगल। इस प्लेन एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है तो उस पार्टिकल के द्वारा सेंटर पे बनाए गए प्लेन एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से देखना, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम। अब देखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या, रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट क्या, रेडियन। और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या, रेडियन पर सेकेंड। अब यहां देखना, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा इंटू टी का पावर -1। ये देखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है वो प्लेन एंगल है। कैसी क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम क्या है, फंडामेंटल, यानी ये भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब देखना, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सुटेबल पावर के मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी बनती है वो क्या कहलाती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो मेगा क्या हो गई, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब है कि जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे उनके मम्मी पापा होंगे, उनके मम्मी पापा होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक मम्मी दो पापा, दो मम्मी तीन पापा, ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सिर्फ दो ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिलाने से बने, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे हो सकते हैं, 5, 10, 11, 12 और हायर क्लासेस में बड़े बड़े फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ेंगे जिनके कई मम्मी पापा होंगे। समझ रहे हैं? उनके भी स्क्वायर्ड, क्यूब, पावर 4, पावर 5, यानी एक मम्मी के 5 पावर। समझ रहे हैं? ऐसे हो। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी जो है, दो या दो से अधिक, लाइक या अनलाइक, फंडामेंटल या सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सुटेबल पावर के मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं। क्लियर? अब नोट में यहां पे लिखिएगा,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए जो नोट रखे हैं उसमें लिखिएगा, लिखना क्या है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहलाता था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या कहलाएगी? डिराइव्ड यूनिट्स क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। तो यहां देखना, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। तो आज का लेक्चर यहीं तक। कल हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीपीएम क्या है, सीजीपीएम कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को डिसाइड करता है। उसके बाद प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे और बहुत सारे फर्दर आगे प्रोसीड करते जाएंगे। फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इन सारे फिजिकल क्वांटिटी के। फिर जो यूनिट है उसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसा होना चाहिए, उनको मेजर करने वाले, किसी चीज़ को मेजर करने वाले जो डिवाइस बनेंगे इस यूनिट पे बेस्ड, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो थैंक यू। आपसे 2 रिक्वेस्ट है। एक तो 1 रुपया भी नहीं कमाता हूँ अभी यूट्यूब चैनल से, इसलिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे हर वीडियो को कमेंट कीजिए, अच्छा, खराब नहीं कि मैं फ्रस्ट्रेट होके वीडियो बनाना ही बंद कर दूं। और दूसरी, कैमरा और नॉइज का क्वालिटी थोड़ा कम है, तो आप ब्राइटनेस बढ़ा के अपने मोबाइल में देखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बड़े स्क्रीन वाले डिवाइस में देखें, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप या टैब। मोबाइल में थोड़ी दिक्कत आएगी। और तीसरी चीज़, अगर वॉइस में दिक्कत आती है तो हेडफोन लगा लें। ये सब चीज़ आपके पास अवेलेबल है, इसमें खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, गुड नाइट।